हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे&के एग्ज़ाम सेंटर। जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम JKPSI और जे&के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की MCQ की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग हमारी 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं और अभी हम अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इस टॉपिक पे हमारी पहली वीडियो होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, इन दोनों टर्म्स को एक्चुअली बहुत बार कंफ्यूज कर लिया जाता है आपस में, जबकि ये दोनों काफ़ी डिफरेंट टर्म्स हैं। अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर टर्म है, बुक कीपिंग इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग जो हो गया वो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी अकाउंटेंसी प्रोसेस का। अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें क्या होता है कि किसी भी जो फर्म, कोई भी फर्म, बिजनेस फर्म है, उसके जो बुक ऑफ अकाउंट्स हैं, मतलब वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उस फर्म की, वो पता चलती है उसकी अकाउंट्स से, अकाउंटेंसी से। जबकि बुक कीपिंग जो है वो पहला स्टेप है, उसमें क्या होता है, सिर्फ जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो बुक कीपिंग इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, तो आप बस इतना समझ लीजिए। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स, कि फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है, ये एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा पहला सब टॉपिक है इस मेजर टॉपिक में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स व्हाट, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और ऑल ऑफ द अबव। तो आप ट्राई कीजिए इसको खुद ही आंसर करने का, वीडियो को पॉज करके। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, किसी भी फर्म का जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको डिफाइन करने के लिए उसकी जो ट्रांजैक्शंस हुई होती हैं उनको नोट करना, रिकॉर्ड रखना उनका बहुत ज़रूरी होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है, ये तीनों ही जो स्टेप्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये बुक कीपिंग का ही प्रोसेस है। ये एक्चुअली में बुक कीपिंग का ही प्रोसेस है। पहले स्टेप में क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती हैं किसी भी फर्म की, जैसे कोई भी लेन देन की ट्रांजैक्शन हुई, कुछ लिया किसी फर्म ने और उसके लिए पैसे दिए, या फिर कोई चीज़ बेची और उसके लिए पैसे लिए, तो वो जो ट्रांजैक्शन हुई उसका जो रिकॉर्ड जो हुआ, पहला जो स्टेप है वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि कैसी ये ट्रांजैक्शन हुई है। उसके बाद जो है वो है समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब जो ट्रांजैक्शंस जो भी होती हैं उनको फिर क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है कि ये किस तरह की ट्रांजैक्शन है। अगर कोई कैश की ट्रांजैक्शन है तो उसको कैश वाला जो कॉलम है उसमें रखा जाता है। कोई अगर किसी ने क्रेडिट में, मतलब उधार में कोई सामान लिया है, उसको उधार वाले सेक्शन में लिखा जाता है। तो मतलब ये समराइज का मतलब ये हो गया कि उनको डिफाइन किया जाता है, उनको क्लासीफाई करके अलग अलग पार्ट्स में रखा जाता है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद जो है वो है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब हो गया कि फाइनली जो बुक ऑफ अकाउंट्स है वो तैयार करनी, मतलब जो फाइनल स्टेप है, जो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फाइनल स्टेप है, रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो भी साइड ट्रांजैक्शन हुई हैं उनको जब क्लासीफाई कर लिया, सबसे पहले उनको रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद क्लासीफाई किया, और लास्ट जो फाइनल स्टेप है उस वो हो गया बुक ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर देना। मतलब उसके बाद कोई भी फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बता सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द डैश दो द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर इंटरनल पर्पजेज ऑल्सो। अब इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो इंटरनल पर्पज़ के लिए तो यूज़फुल होती ही है। उसके अलावा ऐसा मतलब कौन से यूज़र्स होते हैं, कौन से लोग हैं जिनके लिए ये यूज़फुल रहती है, मतलब फ़ायदेमंद होती है। तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, एक्सटर्नल यूज़र्स। ऑप्शन बी, इंटरनल यूज़र्स। ऑप्शन सी, कंपनी। और ऑप्शन डी, कंपिटिटर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, एक्सटर्नल यूज़र्स। क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी फर्म कितनी फाइनेंशियली कितनी साउंड है, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन उसकी अच्छी है या बुरी है। अब कोई जो एक्सटर्नल यूज़र्स का मतलब हो गया यहाँ पे कि जो इस कंपनी पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अगर,
मतलब अपनी तरफ से कोई पैसा लगाना चाहता है या फिर इस कंपनी के साथ कोई अपना रिलेशन बनाना चाहता है कि मतलब आगे फर्दर इसके साथ कोई डील करना चाहता है, तो जो इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो कि हमें किससे पता चलेगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वही ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एक्सटर्नल यूज़र्स को, जिससे एक्सटर्नल यूज़र्स जो हैं इनको पता चलता है कि हमें इस फर्म के साथ बिजनेस डील कोई करनी चाहिए या फिर इसमें कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें लॉस तो नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट आर राइट्स दैट हैव वैल्यू इज नोन एज व्हाट। अब पहले आपको बता देता हूँ एसेट्स क्या होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आप ये जो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसकी टर्म्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारे सब टॉपिक्स में इंक्लूडेड है। जो एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू होती है, मतलब जो ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमको मतलब जिनके थ्रू हमें पैसा आ सकता है, ठीक है, उनको हम एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, एसेट्स में हमारा हो जाता है जैसे जैसे हमारा लैंड हो गया, वो हमारा एसेट है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो हम मशीनरी लगाते हैं अपने प्लांट मशीनरी जो लगाते हैं अपनी फर्म में, वो भी हमारा एसेट है। ठीक है, जिन लोगों ने हमसे उधार लिया, उधार पे सामान लिया हुआ है, वो भी हमारे एसेट है, क्योंकि उनसे हमें पैसा आना है अभी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जिनसे हमें पैसा आना है, जिन सोर्सेज से हमारे पास पैसा आएगा या फिर जिनकी कोई वैल्यू है, तो वो जो है उनको हम एसेट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये हमें बताना है, जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि ऐसे कौन से लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जिनकी कोई फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बट उनकी जो वैल्यू है। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए फिक्स्ड एसेट्स, ऑप्शन बी करंट एसेट्स, ऑप्शन सी इंटेंजिबल एसेट्स और ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंटेंजिबल एसेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसे जो एसेट्स हैं जिनको हम फिजिकली फील नहीं कर सकते बट वो उनकी एक वैल्यू होती है, उन एसेट्स को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है इनटेंजिबल एसेट्स। और इसी के ऑपोजिट जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं, वो जो ऐसे एसेट्स हो गए जिन्हें हम फील कर सकते हैं, जो फिजिकली प्रेजेंट हैं। जैसे हमारा लैंड हो गया, उसको हम फिजिकली प्रेजेंट है। उसके बाद जो हमारी मशीनरी है, जो हमने मशीनरी लगाई है अपनी फर्म में, उसको भी हम फिजिकली फील कर सकते हैं। तो वो सारी आ गई टेंजिबल एसेट्स में। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स इज मैंडेटरी अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 209 सबसेक्शन 1, 210 सबसेक्शन 1, 216 एंड 217 ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। इन एक्ट्स में से कौन सा एक्ट है जो जो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो प्रोविजंस हैं वो बताता है कि मतलब इनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो प्रेजेंट करनी है वो मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब ज़रूरी है। ठीक है, अब ये कौन सा एक्ट जो है वो बताता है अपने प्रोविजंस में इनके रिगार्डिंग। तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए द बिजनेस एक्ट 1956, द कंपनीज एक्ट 1956, द कंपनी एक्ट 1965 और द बिजनेस एक्ट 1970। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है द कंपनीज एक्ट 1956, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है, जो कंपनीज एक्ट 1956 है, उस एक्ट के अंदर ऐसी प्रोविजंस हैं जिनके तहत ऐसा कहा जाता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसकी प्रेजेंटेशन जो है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स प्रेजेंट करना मैंडेटरी है किसी भी फर्म के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, दैट इज विद इन 1 ईयर और लेस, आर नोन एज व्हाट। अब ऐसे कौन से एसेट्स हैं जिनको हम
इमीडिएटली मतलब विद इन अ शॉर्ट पीरियड हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उनको रियलाइज़ करके, मतलब उनको बेच के हम क्या कर सकते हैं, कैश ले सकते हैं। तो ये जो शॉर्ट पीरियड का मतलब हमेशा यहाँ पे होता है 1 ईयर और लेस। तो ऐसे कौन से ऐसे एसेट्स को क्या कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं इसके, ए फिक्स्ड एसेट्स, बी करंट एसेट्स, सी इंटेंजिबल एसेट्स और डी इन्वेस्टमेंट। तो आप ट्राई कीजिए खुद इनको आंसर करने का। इसका जो सही आंसर है वो है करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि 1 साल और जाते उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, मतलब उनको बेच के इंस्टेंट हम कैश ले सकते हैं। ठीक है, वो होते हैं करंट एसेट्स। इनमें आ जाते हैं हमारे जो क्रेडिटर्स होते हैं, जिन्होंने हमसे उधार पे मतलब सामान लिया होता है। अब उनको हम 1 साल से ज़्यादा तो वेट करेंगे नहीं उनसे पैसे लेने के लिए, तो मतलब वो हमें 1 साल के अंदर ही हमें रियलाइज़ करने होते हैं, मतलब पैसा उनसे लेना होता है। तो इसमें जो उनको क्रेडिटर्स हो गए, इसमें ये आते हैं हमारे क्रेडिटर्स करंट एसेट्स में। और भी जो हमें जिन सोर्सेज से पैसा आना होता है, तो जिनसे हमें जल्दी पैसा आ सकता है, तो ऐसे एसेट्स को हम करंट एसेट्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर व्हाट। अब ये जो हैं पेटेंट्स, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, ये क्या होते हैं, ये कैसे एसेट्स हैं, या तो क्या चीज़ें हैं ये? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फिक्स्ड एसेट्स, ऑप्शन बी करंट एसेट्स, ऑप्शन सी इंटेंजिबल एसेट्स और ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट हो गया कि आपका जो किसी चीज़, जिस मतलब कोई अगर आपने चीज़ बनाई, मतलब आपकी एक कंपनी है, वो समझ लो पेन बनाती है, तो उस पेन का अगर उसने पेटेंट करवा लिया, पेटेंट करवा लिया का मतलब हो कि उसके पास ऑफिशियली ऐसा राइट हो गया, अब वो ऐसा पेन सिर्फ वो कंपनी ही बना सकती है। मतलब उस पेन को, वैसे उस तरह के पेन को और कोई नहीं बनाएगा। अगर किसी ने उसकी कॉपी करने की कोशिश की तो उसको उसके खिलाफ केस किया जा सकता है। तो वो होता है पेटेंट। वैसे ही कॉपीराइट भी होता है किसी चीज़ के लिए, मतलब किसी फर्म ने अगर कॉपीराइट ले लिया तो उस तरह की चीज़ें वही बना सकती है। और ये जो ट्रेडमार्क है ये आपस में कोरिलेटेड हैं। ठीक है, इनमें आप एक और चीज़ इंक्लूड कर सकते हो, गुडविल। गुडविल भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ट्रस्ट इंक्लूड कर सकते हो। ये सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं, इनके साथ आप इंक्लूड कर सकते हो इनको। अब आपको ये बताना है कि इनमें से ये जो चारों ऑप्शंस हैं, इनमें से ये कौन सा एसेट में आते हैं ये। ठीक है, अब जैसे आपको पता ही चल रहा है, सामने सामने दिख रहा है कि जो गुडविल, ट्रस्ट और पेटेंट्स, ये फिजिकल तो प्रेजेंट होते नहीं हैं, तो ये हम इनको फील नहीं कर सकते हैं फिजिकली। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स हो गए जिनको हम फिजिकली फील तो नहीं कर सकते, बट ये इनकी कोई वैल्यू होती है। ठीक है, अब गुडविल जो है, गुडविल का मतलब हो गया किसी फर्म का कैसा इंप्रेशन है, मतलब अच्छा इंप्रेशन होना, मतलब अपनी मार्केट में अच्छा इंप्रेशन होना। अब उस जिस फर्म का अच्छा इंप्रेशन है मार्केट में, तो उसके साथ बहुत सारे लोग अपना बिजनेस करना चाहेंगे, तो ये तो उसका एसेट ही हो गया कि उसको फ़ायदा ही हो रहा है उससे। ठीक है ना, तो ये सारा इंटेंजिबल एसेट्स में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज एन इंटेंजिबल, सॉरी टेंजिबल एसेट। ऐसा कौन सा एसेट है जिसको टेंजिबल एसेट भी कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लिक्विड एसेट, ऑप्शन बी फिक्स्ड एसेट, ऑप्शन सी करंट एसेट और ऑप्शन डी अदर एसेट। तो टेंजिबल आपको नाम से पता चल गया। जब इंटेंजिबल हमने डिस्कस किया तो हमने जैसे बताया कि इंटेंजिबल वो एसेट्स है जिनको हम फील नहीं कर सकते फिजिकली, बट उनकी कोई वैल्यू होती है। अब उसके ऑपोजिट टेंजिबल जो एसेट्स हैं, इनको हम फिजिकली फील कर सकते हैं, ये हमारे सामने हमें दिखते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है, अब बताइए।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स में क्या आ गया, हमारा लैंड आ गया, मशीनरी आ गई, ठीक है। अब इनकी फिजिकल प्रेजेंस होती है, तो ऐसे एसेट्स को हम टेंजिबल एसेट्स भी कहते हैं। और इसके साथ आप ये भी नोट कर लीजिए, लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं। लिक्विड एसेट ऐसे एसेट होते हैं जिनको हम इंस्टेंटली, मतलब एब्रप्टली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विड एसेट बेसिकली, इसका जो परफेक्ट एग्जांपल है वो कैश इटसेल्फ है। मतलब कैश जो है वो लिक्विड एसेट का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और करंट एसेट जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जिनको हम 1 साल या उसके अंदर अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। करंट एसेट के बारे में हमने पहले ही पढ़ा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। द डेट्स विच आर टू बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड, विद इन शॉर्ट पीरियड का मतलब हो गया वही जैसे मैंने आपको बताया 1 ईयर और लेस, आर नोन एज व्हाट। अब डेट्स क्या होता है, जो हमारा उधार होता है, ठीक है। जो हमारा उधार होता है, ऐसा उधार जो मतलब हमें 1 साल के अंदर ही चुकाना होता है, उस उधार को, मतलब उस डेट को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए फिक्स्ड लाइबिलिटीज, बी करंट लाइबिलिटीज, सी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज और नन ऑफ द अबव। तो लाइबिलिटी क्या हो गया, जैसे जो एसेट होता है वो हमारा क्या होता है कि उससे हमें, मतलब जिस चीज़ की जिस चीज़ के थ्रू हमारे पास पैसा आना होता है उसे हम अपना एसेट मानते हैं। और अगर हमें किसी को पैसा देना है या फिर कुछ हम किसी को ओ करते हैं, किसी कंपनी को या किसी पर्सन को हमें कुछ देना है, तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो किसी फर्म को अगर किसी के पैसे देने हैं या उनको कुछ प्रोड्यूस देना है, उनसे पैसे लिए हुए हैं और उनको कुछ फिनिश्ड गुड्स देने हैं, तो वो किसी कंपनी की वो होती है लाइबिलिटी, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ऐसे कौन से डेट्स हैं, कौन सा उधार है जो 1 साल या उससे कम समय में हमें चुकाना होता है, किसी भी फर्म को चुकाना होता है। तो जैसे कि एसेट के केस में था कि करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हमें 1 साल या उसके अंदर हमें रियलाइज़ करना होता है, ठीक है, मतलब जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वैसा ही सेम केस है लाइबिलिटीज़ के केस में। तो ऐसे लाइबिलिटीज़ को हम क्या कहते हैं, करंट लाइबिलिटीज़, जिनको हमें 1 साल या उसके अंदर अंदर रीपे करना होता है, मतलब हमें जिसको पैसे देने हैं वो देने ही होते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं करंट लाइबिलिटीज़, जो हमें 1 साल के अंदर अंदर चुकानी होती हैं, ठीक है। और फिक्स लाइबिलिटीज़ होती हैं हमारी, जो मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। जैसे जो हमें बैंक से हमने लोन लिया होता है, वो हम जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले लिया हमने, 6-7 साल 5 साल का केस बैंक से करवा लिया, हमने लिमिट ले ली बैंक से अपने काम करने के लिए, तो 5 साल का हमने लोन ले लिया। तो वो क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, तो वो फिक्स लाइबिलिटीज़ में आते हैं, ठीक है। वैसे ही कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनका क्या होता है कि जो अभी हमें पे नहीं कर, मतलब उसका जो पेमेंट जो है, मतलब जो उसके पैसे जो हमें देने हैं वो अभी नहीं देने हैं, बट हो सकता है कि आगे फ्यूचर में हमें उसकी मतलब पेमेंट करनी हो, उससे हमें कोई, मतलब हमारी फर्म को थोड़ा नुकसान हो जाए, ठीक है। इसमें आप समझ सकते हो कि हमारा जाता है, अगर हमारा कोई केस पेंडिंग चल रहा है, हमारे कोर्ट में किसी फर्म का केस पेंडिंग चल रहा है, तो इन केस वो फर्म केस हार जाती है, मतलब फर्म को लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि हम शायद ये केस हार जाएं, तो फर्म क्या करती है, उसको लाइबिलिटी मान के चलती है कि मतलब हमें पैसे, अगर हम ये केस हार गए तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसे ही आप केस ले सकते हैं, एक जैसे कोई किसी फर्म ने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे समझ लो कि कोई कंपनी वॉशिंग मशीन बनाती है, तो वो क्या करती है कि अब किसी कस्टमर की वॉशिंग मशीन समझ लो कि 2 महीने में ही कुछ प्रॉब्लम कर रही है, तो वो जो कंपनी है, अब वो जो कस्टमर है वो तो वारंटी अवेल करने जाएगा। अब जैसे वारंटी अवेल करने जाएगा तो जो कंपनी है उसको तो अपना वो ध्यान में रखना ही होता है कि हमें इसको, मतलब अगर वारंटी देनी है तो मतलब हमें इसको पे करना ही पड़ेगा।
तो वो जो लाइबिलिटी, ये भी कंपनी की लाइबिलिटी ही हो गई कि उसकी मशीन ख़राब हो गया और हमें ठीक करना है, मतलब हमें पे करना ही पड़ेगा उसको ठीक करवाने के लिए। तो ये कंपनी की लाइबिलिटीज़ में आता है। और ये कैसी लाइबिलिटीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटीज़, जिसका ऑन द स्पॉट पता नहीं होता, बट फ्यूचर में हमें इसके लिए तैयार रहना होता है। तो ऐसी लाइबिलिटीज़ जिनको हमें अभी पे नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है उसके, बस उसके लिए हमें तैयारी रखनी है, तो वैसी लाइबिलिटीज़ को हम कहते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटीज़। तो ये तीनों आपको समझ आ गए, फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ और कंटिजेंट लाइबिलिटीज़। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करंट लाइबिलिटी। अब ये दोबारा करंट लाइबिलिटी का है क्वेश्चन आ गया एक, कि इनमें से कौन सा जो है वो करंट लाइबिलिटी में आता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बिल्स पेएबल, ऑप्शन बी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी बैंक ओवरड्राफ्ट और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब करंट लाइबिलिटी क्या होगी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जिसे हमें 1 साल या उसके अंदर दोबारा मतलब रिपे करना है, मतलब पैसे हमें चुकाने हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। अब इसको हम डिस्कस करेंगे कैसे। अब बिल्स पेएबल जो हैं, अब जैसे जो हमारा समझ लो बिजली का बिल आ गया या फिर टेलीफोन का बिल आ गया, ये फर्म के जो बिल्स हैं ये तो अब हर मंथ आते हैं, तो इनको तो हम ज़्यादा एक्सटेंड कर नहीं सकते, तो ये हमें पे करने ही हैं। ठीक है ना। तो ये जो बिल्स पेएबल आ गया ये हमारी लाइबिलिटी है, हमें ये देने ही देने हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो गया, कि मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो इस टाइम हमें दे देने चाहिए थे, मतलब ऐसे जो एक्सपेंसेस थे जो अभी तक पे हो जाने चाहिए थे कंपनी के थ्रू, बट क्या हुआ किसी वजह से वो पे नहीं हो पाए, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो गए आगे। ठीक है ना। तो वो कैरी फॉरवर्ड हो गए, मतलब कि अभी वो पे करने ही हैं। ठीक है, मतलब अभी तक वो पे नहीं हुए हैं, इस टाइम तक पे हो जाने चाहिए थे बट हुए नहीं हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कि मान लीजिए किसी कंपनी का बैंक में अकाउंट है और उसका जो बैलेंस है वो ज़ीरो से कम चला गया, मतलब ज़ीरो हो गया। अब उस कंपनी को क्या करना है, कोई ट्रांजैक्शन करनी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई पेमेंट करनी है किसी फर्म को, किसी दूसरी पार्टी को पेमेंट करनी है, तो ये वो बैंक क्या करता है कि एक अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है उसको। लाइन ऑफ क्रेडिट हो गया मतलब समझ लो कि उधार ही प्रोवाइड करता है। तो वो बैलेंस तो फर्म का कुछ नहीं है, वो बैंक की तरफ से अब जो बैलेंस आ रहा है, मतलब बैंक अपनी तरफ से जो उधार दे रहा है, उसको कहा जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। और उस जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको भी बैंक ज़्यादा देर तक तो रहने नहीं देगा। ठीक है ना। तो उस चीज़ को भी जल्दी ही चुकाना होगा, विद इन 1 ईयर और लेस, तो उसको भी हम करंट लाइबिलिटी में इंक्लूड करते हैं। तो इसका इसलिए ये जो आंसर है वो है ऑल द अबव। ठीक है। तो ये सारे करंट लाइबिलिटी में ही आते हैं। आपको जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो किसी भी, जैसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ व्हाट टाइप ऑफ लाइबिलिटी, तो उसका आंसर फिर आपको याद आ जाना चाहिए कि ये जो है करंट लाइबिलिटी है। ठीक है। वैसे बिल्स पेएबल के केस में भी हो सकता है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में भी हो सकता है। आप समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन से आपके 2 या 3 आराम से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये आप उस हिसाब से इसकी तैयारी कीजिए। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 10th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटिजेंट लाइबिलिटी। अब इसके बारे में वैसे तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है, तो इसका एक क्वेश्चन भी आ गया है। अब ये जो क्वेश्चन है हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो एक कंटिजेंट लाइबिलिटी है। तो इसके ऑप्शंस हैं, आउटस्टैंडिंग लॉ सूट्स, फाइनेंशियल गारंटीज गिवन, प्रोडक्ट वारंटी और ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमने जैसे डिस्कस कर ही लिया है, तो इसका जो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। आउटस्टैंडिंग लॉ सूट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे कोई केस चल रहा है हमारा किसी कोर्ट में, तो वो हमें लग रहा है कि शायद वो केस हम हार जाएं, मतलब जो फर्म, ये जब हम की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये फर्म की बात हो रही है। ठीक है। तो जो फर्म अगर वो केस, उसको लग रहा है फर्म को कि वो शायद केस हार जाएगी, तो
उसके लिए उसको पे करना पड़ेगा। तो ये उसके लिए उसने जो प्रिपरेशन की होती है, मतलब वो उसको लाइबिलिटी में इंक्लूड करते हैं कि हमें ये इसके लिए पैसे देने ही पड़ेंगे। तो वो आगे आउटस्टैंडिंग लॉ सूट्स। उसके बाद अगर किसी कंपनी ने कोई फाइनेंशियल गारंटी दी है, जैसे गारंटी हो गया, जैसे किसी दूसरी कंपनी के लिए की गारंटी दी है। जैसे एक कंपनी को लोन लेना है और जैसे कंपनी ए है, ए एक कंपनी है और एक बी कंपनी है, ठीक है। अब बी कंपनी को लोन लेना है बैंक से, तो बी कंपनी क्या करती है कि ए कंपनी की गारंटी डालती है कि मतलब आप गारंटी दो मेरी बैंक में कि मतलब मैं लोन सेटिस्फैक्टरली चलाऊंगा, ठीक है। और ए जो है गारंटी दे देता है, ठीक है। अब इन केस बी डिफ़ॉल्ट कर जाता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब हो गया कि बी मतलब लोन चुकाने में असमर्थ रहता है, मतलब वो लोन नहीं चुका पाता है। तो जो ए की जो गारंटी है वो क्या हो जाएगी, इन्वोक हो जाएगी, मतलब वो एप्लीकेबल हो जाएगी कि मतलब आपने गारंटी दी थी। तो ये जो चीज़ें हैं, फिर क्या करता है कि बैंक क्या करता है कि फिर ए के पास जाएगा कि भाई आपने गारंटी दी थी तो आप अब पे करवाइए, या तो आप खुद से दीजिए या तो बी को मतलब फोर्स कीजिए कुछ किसी भी तरह उनसे हमारा लोन चुकवाइए। तो ये क्या, इस केस में क्या होता है, फिर जो कंपनी है ये इस बात को भी दिमाग में रखती है कि मतलब मैंने एक गारंटी दी हुई है, तो इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट अगर वो कंपनी नहीं पे कर पाती है तो ये जो बर्डन है वो मेरे ऊपर आ जाएगा। तो ये जो बर्डन है ये भी फाइनेंशियल जो कंटीजेंट लाइबिलिटी में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। ये कंटीजेंट लाइबिलिटी में इंक्लूड हो जाता है, फाइनेंशियल गारंटीज गिवन। कोई भी फर्म फाइनेंशियल गारंटी देती है तो उसको भी कंटीजेंट लाइबिलिटी में इंक्लूड किया जाता है। और प्रोडक्ट वारंटी जो है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया अभी, ठीक है। प्रोडक्ट वारंटी भी जो है वो कंटीजेंट लाइबिलिटी में आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑल द अबव। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 11th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो है अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इनमें से हमें बताना है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो इनमें से कौन सी है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी, ऑप्शन बी एसेट्स प्लस इक्विटीज इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, ऑप्शन सी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी, और ऑप्शन डी इक्विटी माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। तो इसका सही आंसर बताइए आप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के टर्म्स में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी से किसी कंपनी की वर्थ पता चलती है कि कोई कंपनी कैसा काम कर रही है, उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, पोजीशन है, वो कैसी है, ठीक है। अब इक्विटी क्या होता है? इक्विटी होता है किसी कंपनी की वर्थ, वो होती है इक्विटी। वो कैसे पता चलती है? जो इसका जो सही आंसर जैसे मैंने आपको बताया वो है ऑप्शन सी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। अब किसी कंपनी के एसेट्स जो हैं वो हमेशा लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा होने चाहिए, मतलब कंपनी के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपने जो उधार है वो सारे चुकाने के बाद उसके पास कुछ अमाउंट बचे, और वो जो अमाउंट बचती है वो उसे हम कहते हैं इक्विटी, और वही उस कंपनी की नेटवर्थ होती है, ठीक है। अगर किसी कंपनी के एसेट्स जो हैं वो कम होंगे लाइबिलिटीज से, तो समझ लीजिए वो कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपना उधार चुका सके, ठीक है ना। लाइबिलिटीज तो उधार हो गया, जो पैसे आपको देने हैं, जो आपने किसी को पे करना है, और एसेट्स हैं जो आपके पास है, ठीक है। तो एसेट्स जो हैं वो हमेशा लाइबिलिटीज से ज़्यादा होने चाहिए एक कंपनी को अच्छा वर्क करने के लिए, उसके फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो अच्छी होने के लिए जो एसेट्स हैं वो हमेशा लाइबिलिटीज से ज़्यादा होने चाहिए। तो इससे एक और इक्वेशन बन जाती है, वो है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। मतलब जो एसेट्स होते हैं वो जो है वो
किसके सम के बराबर होने चाहिए? लाइबिलिटीज़ और इक्विटी के सम के बराबर होने चाहिए। मतलब जो लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ जो दोनों मिलके एसेट्स के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है? तभी एक फर्म जो है अच्छी तरह वर्क कर पाएगी, नहीं तो इसमें लॉसेस होते रहेंगे। तो ये आ गई हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 12th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस? अब ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेप है वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस में, ठीक है? तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो हैं, ऑप्शन ए जर्नल एंट्री, ऑप्शन बी लेजर एंट्री, ऑप्शन सी जनरल एंट्री और ऑप्शन डी कैश एंट्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए आप। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जो है वो किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुई, जैसे किसी कंपनी ने अपने कुछ पेन्स बेचे, ठीक है? तो उसकी जो रिकॉर्ड है, जैसे पेन्स बेचे और कैश जो रिसीव कर लिया, तो उसकी जो एंट्री है वो एक जर्नल बुक होती है, जर्नल होता है, उसमें रिकॉर्ड की जाती है। तो मतलब इंस्टेंटली जैसे ही वो ट्रांजैक्शन हुई वैसे ही रिकॉर्ड करनी चाहिए उसको, वैसे ही रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो उस जो एंट्री होती है, वो जो फर्स्ट स्टेप है जो किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का, उसको हम कहते हैं जर्नल एंट्री। मतलब जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुई उसको नोट कर लिया, तो वो होगी हमारी जर्नल एंट्री, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड, जर्नल को और क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डे बुक, ऑप्शन बी हिस्ट्री बुक, ऑप्शन सी लेजर बुक और ऑप्शन डी एंट्री बुक। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए डे बुक। जर्नल को डे बुक भी कहा जाता है। जर्नल मैंने जैसे आपको बताया, जिस पे जो इनिशियल जो एंट्री है, फर्स्ट स्टेप जो है किसी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मतलब हो गया, जर्नल हमारे पास समझ लो कि नोटबुक टाइप कुछ, आप ऐसा समझ लो कि एक रिकॉर्ड के लिए हमारा एक जर्नल होता है जिसमें हम एंट्रीज करते हैं, कोई भी हमारी जो फाइनेंशियल एंट्रीज होती हैं, कि मतलब जो पैसों का लेन देन होता है उसकी जो एंट्री की जाती है वो जर्नल में की जाती है सबसे पहले। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ठीक है? तो इसलिए इसको डे बुक कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो किसी भी दिन की सारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हर दिन रिकॉर्ड की जाती हैं और डेली रिकॉर्ड की जाती हैं, इसलिए इसको डे बुक कहा जाता है, ठीक है? तो ये हमारा लास्ट एमसीक्यू था आज का। अभी और भी ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए इसके साथ। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट एमसीक्यू वीडियोज़ ऑन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। इसके साथ ही बाकी टॉपिक्स के जो एमसीक्यूज वीडियोज़ हैं उसके लिए भी हमारे जो चैनल के साथ जुड़े रहिए आप लोग। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन लिंक आ जाए, ठीक है? तो ख़त्म करते हैं आज का ये सेशन। थैंक यू सो मच।